आज 27/9/2025 के अवरेश मिश्रा स्पीक्स प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं लखनऊ के एक होटल में हूं। मुझे तुरंत अभी छोटा इमाम बाड़ा जाना है। सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत में एक बड़ी मीटिंग हो रही है और उसको अटेंड करने, इसलिए ये छोटा प्रसारण रहेगा। मैं जल्दी से रैप अप करना चाहूंगा कि जो आज की प्रमुख न्यूज रहे। देखिए, गाजा में कम से कम 7 हमले आज नए तरह के हमास ने किए। नॉर्थ गाजा में हैंड ग्रेनेड छोड़ना, ये हमास के पास उन्नत हथियार है। हैंड ग्रेनेड उसके लड़ाकों का छोड़ना, और वो भी फॉर्मेशन में, यानी पहले 2 का छोड़ना, उसके पीछे 2, उसके पीछे 2 और फिर 1। इस तरीके से जो हैंड ग्रेनेड छोड़े, इसके पीछे एक खास कारण है। वो कारण यह है कि जो इजरायली यूनिट्स गाजा सिटी के बाहर डिप्लॉयड है, स्पेशली जो 98th पैराट्रूपर्स ब्रिगेड है, वो उस तरीके से हैंड ग्रेनेड की जो एक या क्लोज क्वार्टर्स की जो लड़ाई होती है उसमें वो अभ्यस्त नहीं है। वो और उसको इसलिए भेजा गया था कि हमास के जो जहां जहां हमास ने माइंस बिछा रखे हैं उनको डिसेबल करना, और अगर हमास रॉकेट से हमला करता है तो उससे लड़ना। लेकिन वहां हमास ने अपनी टैक्टिक्स बदल दी। 98th पैराट्रूपर्स के सामने हमास ने अपनी टैक्टिक्स बदल दी और उन लोगों ने हथगोलों से हमला करना शुरू किया, जिसकी वजह से 98th पैराट्रूपर्स ब्रिगेड के कम से कम 4 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए। ये बड़ी खबर है। उसके बाद देखिए, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने, गुस्ताव पेड्रो ने जो कहा, मतलब आप सोचिए, उन्होंने ये कह दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनेगी जो गाजा को लिबरेट करने गाजा की तरफ जाएगी। अब ऐसी बात अभी तक किसी ने नहीं की, और वो कफाया पहन के उन्होंने यूएन के एड्रेस में भी कहा, उसके बाद भी एक अलग मीटिंग में उन्होंने कहा, और उन्होंने उसमें ये तक कहा कि वो खुद उसमें जाएंगे। वो खुद लड़ाकू रहे, सोशलिस्ट समाजवादी प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे थे कि हमने खुद आर्म्ड स्ट्रगल हमने लड़ा है और हम वॉलंटियर्स को कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मेरा तो एक तरह से ये इच्छा होती है कि मैं क्यों नहीं इसमें, यहां पर भारत से हम लोग क्यों नहीं कोई फोर्स बना के चले। कौन रोकेगा हमको? दुनिया भर में अगर सारे लोग तैयार है। सुमुद फ्लोटेला, गाजा फ्लोटेला, जो गाजा फ्लोटेला है, ये लगातार आ रही है और इसमें इटालियन और स्पेनिश फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स इसको गाइड कर रहे हैं। टर्की ने अपने ड्रोन्स भेजे हैं इसकी सुरक्षा के लिए। और आप सोचिए कि अगर इजराइल इस पे हमला करता है तो क्या होगा। यह बहुत बड़ी बात है। अब गाजा का एक अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। गाजा मुद्दे का पूरे एक उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है। इस इंटरनेशनलाइजेशन से अब कोई नहीं बच सकता है। ये सबसे बड़ी खबर आज की, जो हमास ने हमले किए उसके बाद अगर कोई है तो ये है। और जो सैयद हसन नसरुल्लाह की जो 1 साल शहादत के पूरे हुए हैं, वो तो है ही, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, और जिसको लेके बड़े लेवल पे लेसन्स भी लर्न किए जा रहे हैं, सीख भी ली जा रही हैं कि किस तरीके से उनकी क्या लेगेसी थी, और उन्होंने कैसे वो हर इजराइल से लेके आईसिस से, यानी आय से आए, इजराइल से लेके आईसिस से लड़े वो नसरुल्लाह। और ये दुनिया उनको, ये जो उनका कर्ज है, ये दुनिया कभी नहीं भुला सकती है, क्योंकि ये चीज़ हर जगह आईसिस जैसी फोर्सेस को, इजराइल जैसी फोर्सेस को, इजराइल ने पीठ पीछे सब जगह छुरा भोंका है, भारत में भी। उसके साथ आईसिस तो खुलेआम इस तरह से काम करती रही। तो आईसिस और इजराइल से लड़ने का जो नाम है वो सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह फिर से इजराइल की वॉर में भी एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के जो रिवाइवल हो रहा है एक नए सिरे से। जो यमन ने जो हमले शुरू किए हैं, फिर उसके बाद ईरान और इजराइल वॉर हुई जिसमें इजराइल को नुकसान हुआ, और अब फिर से हिजबुल्लाह सक्रिय हो रहा है। ये सारी चीज़ें दिखा रही, सीरिया में रेजिस्टेंस सक्रिय हो रहा है। यहाँ तक मैं कल पढ़ रहा था कि यमन ग्राउंड अटैक कर सकता है इजराइल पे वाया सीरिया। अब ये बड़ी यूनिक, अब ये अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन ये मत बोलिए कि सीरिया में रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। सीरिया में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास है, तो वो इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि यमन वहाँ से हमला करे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो 3 और महत्वपूर्ण पहलू रहे। एक तो यूरोपियन देशों का जो इजराइल से अलगाव हुआ है। हालांकि यूरोपियन देश 2 स्टेट सोल्यूशन के समर्थक हैं,
और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के समर्थक है, लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को खुद इजराइल अंडरमाइन कर रहा है। और इसको लेके हिब्रू न्यूज़पेपर्स में बाकायदा खबरें आई कि अगर इजराइल ने महमूद अब्बास को अंडरमाइन कर दिया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया, तो फिर क्या बच जाएगा उसके पास? क्या मतलब पूरी तरीके से जो एक फिलिस्तीनी दिमाग में जो एक बात है कि भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यासर अराफात की पार्टी है, पीएलओ से निकली है, उसकी एक लेजिटिमेसी है, अगर वही अंडरमाइन हो गई फिर तो पूरा मैदान हमास के लिए खाली। और यही चीजें होंगी, देखिएगा। बेसिकली हमास विल इनहेरिट द लेगेसी ऑफ पीएलओ, क्योंकि हमास ने एक आज के हिसाब से एक करेक्ट स्टैंड लिया है कि हम इजराइल से समझौता नहीं करेंगे किसी भी तरह से। और पैलेस्टीन अथॉरिटी की जो फोर्सेज है वो तो 93 में समझौता कर चुकी हैं, फिर 96 में किया, फिर 1997 में किया, लगातार समझौते पे समझौता। और उसकी वजह से आज इजराइल को जो 2 स्टेट सोल्यूशन 93 में ऑस्लो अकॉर्ड्स ने, जिसमें पीएलओ ने साइन किया था, वो प्रॉमिस किया गया था, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ा। आज अगर 2 स्टेट सोल्यूशन भी अगर आज रिकग्नाइज किया गया है, आज अगर वेस्ट के बहुत सारी कंट्रीज ने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया है, तो वो हमास की वजह से, कि यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ और सैयद हसन नसरल्ला की वजह से, उनके दिमाग की वजह से, और कासिम सुलेमानी, इन लोगों ने जो प्लानिंग की। और यहिया सिनवार से पूरी जो एक बिहाइंड द सीन बातचीत चली, उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 हुआ। और 7 अक्टूबर 2023 के चलते इजराइल, जैसे यहिया सिनवार ने सोचा था कि वो इजरायली माइंड को रीड करते थे कि इजराइल एकदम फनफना जाएगा कि इतनी बड़ी ताकत हम पे कैसे हमला, वो गलतियां करेगा। और तब से वो इजराइल गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। वो बच्चों को मार रहा है, उसका एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है, पूरी दुनिया में हाय तौबा मची है, और यही हेडलाइंस बन रही है। तो बताइए जीता कौन? सवाल यहां पर यह है कि जो फिलिस्तीनी स्टेट का जो रिकग्निशन किया है, जो लोग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रिकग्निशन मान रहे हैं, वो एक्चुअली हमास का रिकग्निशन है। पर्थ के नीचे पर्थ, देयर इज अ लेवल अंडरनीथ द लेवल, लेयर्स, एक के बाद एक लेयर्स हैं। ये बताने के लिए देखिए ये आज का प्रसारण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में देखिए सारा सार छुपा हुआ है, अंतर्वस्तु छुपी हुई है। उसके बाद और आपको बता दें, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन जिससे हमास ने फायर किया था और इजरायली प्लेन्स को टारगेट किया था, वो इजराइल की खबर है कि वो और मैन्युफैक्चर हो रही है, और उसमें जो और वो नीचे ही मैन्युफैक्चर हो रही है टनल्स में। यमन के बारे में भी ये खबर है कि यमन ने अपने बहुत सारे हथियार अंदर माउंटेन्स के अंदर और उसके बहुत सारे ईरान के पैटर्न पे बहुत सारे अंडरग्राउंड जगहों पे शिफ्ट कर दिए, जिससे, क्योंकि कल रात में इजराइल ने फिर यमन पे हमला किया था और उनका ये मकसद था कि यमन को तहस नहस कर दें और यमन की टॉप लीडरशिप को मार दें, लेकिन वो संभव ही नहीं हो पाया। और यमन ने अपने हथियार जो शिफ्ट कर दिए, उसकी वजह से यमन को जो हथियारों में नुकसान होना था वो भी नहीं हो पाया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद कोलंबिया की जो प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने कहा, उसका जिस तरह से अफ्रीका ने समर्थन किया। अफ्रीका एक में देश है बुर्किना फासो, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 60% मुस्लिम्स हैं, छोटा सा देश है वेस्ट अफ्रीका का, कॉलोनी रहा है फ्रांस की। उसके लीडर, उनका नाम शायद ये ट्रेरोरे उनका नाम है, वो ब्लैक हैं, मतलब ही इज अ प्राउड ब्लैक एंड अ मुस्लिम। और उन्होंने जो पूरा बयान दिया यूएनओ में, गजब का, मतलब गजब का। उस पर तो अलग से बनाना पड़ेगा, मैं बेंगलोर कल तक पहुंचूंगा तो मैं फिर एक उस पर 100% बनाऊंगा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं, ईरान वाले पे भी मैंने कहा था, वो किसी वजह से नहीं हो पाया, कुछ बहुत लोगों की मजबूरियां थी। लेकिन मैं ये वाला बुर्किना फासो और फिर ईरान के क्या नए डेवलपमेंट्स है टेक्नोलॉजिकल, वो सब मैं करूंगा। मैं छोड़ता कुछ नहीं हूं, मैं होता सब है, होता सारी है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में छोड़ता कुछ नहीं है, बस वक्त की बात होती है, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि मैं बहुत मामलों में अकेला हूं इस समय। मैंने बार बार समर्थन की अपील की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से समर्थन लोग देंगे, क्योंकि मतलब मुझे ईमेल करेंगे, और ईमेल अगर मेरे उसमें, मैं जल्दीबाजी में हूँ बहुत, तो अगर मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर हमारा ईमेल आईडी हम उसको डालते रहते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब नेतन्याहू ने आज फिर कहा, जबकि ट्रंप ने कल एक प्रपोजल दिया
कि अमेरिका का एक प्लान है गाजा में पीस लाने का, और उस प्लान में ये सारी बातें हैं कि उसमें एक इंटरिम अथॉरिटी होगी कुछ समय के लिए जिसको अरब पीस कीपिंग फोर्स सपोर्ट करेगी उस इंटरिम अथॉरिटी में। लेकिन उसका हेड टोनी ब्लेयर को बोल दिया, और टोनी ब्लेयर जो एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने इराक वॉर शुरू की, जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने 10 लाख इराकियों का कत्लेआम करवाया, और उसकी वजह से हुआ, मतलब करवाया नहीं, उसकी वजह से हुआ। और ब्रिटिश ट्रूप्स भी खैर वहां थी इराक वॉर में, अमेरिकन ट्रूप्स भी थी, और भागे सब वहां से। ये तो ईरान फिर आईसिस उभरा और ईरान ने आईसिस को खत्म किया। लेकिन टोनी ब्लेयर जैसा बदनाम चेहरा ट्रंप, अच्छा ये ट्रंप भी अजीब, मतलब ये मैं कह रहा हूं नेतन्याहू के बाद जो, हालांकि नेतन्याहू से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रंप है, वो एक विश्व के सीन को समझता है। कल अर्दोगन को लेके बैठा था कि अर्दोगन को समझा रहा था कि देखो इतना ये नहीं करो वो नहीं करो, लेकिन अर्दोगन ने फिर आज बयान दे दिया और अपने ड्रोन्स भेज दिए गाजा फ्लोटिला की सुरक्षा में। उसके बाद ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, आज ही की बात है, ट्रंप से सवाल पूछा गया कि नेतन्याहू तो वेस्ट बैंक एनेक्स कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा नो आई विल नॉट अलाउ नेतन्याहू टू एनेक्स द वेस्ट बैंक। देखिए आज मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, वीडियो क्लिप्स कल मैंने डाले थे, लेकिन वीडियो पता नहीं क्यों वो उसकी रीच शायद यूट्यूब ने कम कर दी, क्या हुआ। मैं कल आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, कल की वीडियो को देखिए, उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन जो हमास ने पहली बार यूज की उसका शॉट है, उसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण क्लिप्स मैंने डाले हैं। आज तो आप जानते हैं एक विशेष परिस्थिति है। अब यहां पर देखिए जो ट्रंप की बात आ रही है, उसने कहा कि हम नेतन्याहू को वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं करने देंगे। अच्छा ठीक है, तुम नेतन्याहू को उसने ये भी कहा कि इट्स इनफ, यानी कहीं ना कहीं ट्रंप खींचा हुआ है नेतन्याहू से, कहा कि बहुत हो गया। अब ये बात, ये इस तरह के तेवर ट्रंप पहले भी दिखा चुका है, इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं है। लेकिन हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि हर पैतरा, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, गद्दार महमूद अब्बास जो सोच रहा था कि दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब हमारी अथॉरिटी चलेगी, हमास अपने वेपन हमको दे दे, हम ये सरेंडर करें। अरे यार महमूद अब्बास, तुम तो बिल्कुल फोकट की चीज निकले, बिल्कुल बेकार, कोई मतलब ही नहीं तुम्हारा। हमास के पास इस समय फिलिस्तीन का मतलब हमास है, और जो पैलेस्टीनियन इलीट्स और छोटा 5% जो धनाढ़ तबका है जो बाहर रहता है, जो इस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सपोर्ट करता है, उनका कोई मतलब नहीं फिलिस्तीन में आए जूते मारे जाएंगे उनको। दे विल बी बीटन विद शूज, दीज पैलेस्टीनियन इलीट्स हु हैव साइडेड विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड हु हैव साइडेड विद इजराइल। ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात आती, और वो बात यह है कि चाइना और रशिया के बारे में जो अमेरिका कोशिश कर रहा था, वो बात भी खुली आज कि चाइना और रशिया को बहुत उसने लुभाने की कोशिश की। यहां तक कि ट्रंप ने यूक्रेन में एक बड़ी पीस डील की भी बात कर दी कि रशिया ईरान का साथ छोड़ दे, लेकिन रशिया ने एक और न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, कल ही साइन किया ईरान के साथ। उस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ये करार है कि रशिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे सकता है। चाइना लगातार ईरान को मदद कर रहा है, हथियार भेज रहा है, सारी चीजें कर रहा है। हालांकि चाइना में इसको लेकर डिबेट चल रही है कि और ज्यादा चाइना करे, और क्योंकि वो कम्युनिस्ट नेशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को निभाए और करे। नॉर्थ कोरिया में भी जो उनके लीडर हैं किम, उन्होंने भी ये कहा है कि वो जो उनकी क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स है उनके पास, अमेरिका की तरफ कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स का रुख मोड़ा गया है। इस तरह की भी खबरें आ रही है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। उसके बाद देखिए जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की जो डील हुई है, उसको लेके जो कयास ये था कि कुछ ईरान के अगेंस्ट कुछ हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, उसमें भी सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट कुछ आए हैं जिनको इस तरह से देखा जा रहा है, इजरायली मीडिया देख रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ज्यादा उनका जोर है करने का। कतर को लेके जो इजराइल की सबसे बड़ी समस्या है, वो भी आज आर्टिकल आया कि कतर अब दोहा में जब हमला कर दिया नेतन्याहू ने, तो कतर से हम किसी समझौते की बात करें कैसे? हम कतर से ये कैसे कहें कि हम तुमसे फिर से रिश्ता चाहते हैं? अच्छा, क्योंकि ट्रंप ने जो प्लान दिया है, उस प्लान में यह है कि इजराइल अंडरटेकिंग देगा कि दोहा पे फिर हमला नहीं करेगा। पर उसमें सवाल यह है, उसमें फिर इजिप्ट कह रहा है कि हमको अंडरटेकिंग दे, सऊदी अरेबिया कह रहा है हमको अंडरटेकिंग दे, कुवैत कह रहा है हमको अंडरटेकिंग दे। कितनों को अंडरटेकिंग देगा इजराइल की हमला नहीं करेगा?
सीरिया का भी एक सवाल आ गया, सीरिया और इजराइल में जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट होने वाला था वो टूट गया, मैं जानता था टूटेगा, और शरह के चाहने से कुछ नहीं हो जाता है। ये जो इजराइल का कठपुतली बैठा, इसने सोचा कि हम पूरे देश को बेच देंगे इजराइल के हाथों, नहीं, वहां पर इंटरनल प्रेशर्स ऐसे हैं। दमस्कस में आज फिर जबरदस्त प्रदर्शन हुए गाजा के पक्ष में, उसकी सेना के लोग गाजा के लिए दुआ मांग रहे हैं। कब उसकी सेना के लोग चल दें गाजा की तरफ ये उसको खुद नहीं पता, क्योंकि अगर यमन सीरिया से हमला करेगा तो ऑब्वियसली कोई अंडरस्टैंडिंग है कि सीरिया की जो सेना है और यमन, ये लोग एक साथ आएंगे या एक साथ आ रहे हैं, कोई ना कोई इसमें है। और सीरिया की सेना में पैलेस्टीनियन इस्लाम अभी जो है, मतलब HTS वाली, उसमें पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास का एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। हिजबुल्लाह की मैंने लेबनान की बात बताई। लेबनान में जो पॉलिटिकल लाइन है वो जीत चुकी है, जो हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल लाइन है वो ट्रायम्फ कर चुकी है। अब इस पूरे माहौल में आप देखिए, अब आप एक बार फिर से रिवाइंड करिए और इसमें आप देखिए कि गाजा वेस्ट बैंक में और वेस्ट बैंक में मैं कुछ बातें बताना भूल गया, कम से कम 13 जगह आज संघर्ष हुए, और ट्यूबस में, तमूम में, जहां पर 2 दिनों से संघर्ष हो रहा है, कुछ फिलिस्तीनी फाइटर्स मारे गए हैं, इजरायली भी मारे गए हैं, वहां पर फिर आज संघर्ष हुआ। जेनिन में आज हुआ, बड़ा एक्सप्लोजन हुआ इजरायली फोर्सेस के ऊपर। उसके बाद नेबल्स में हुआ, फिर अल बिरा में रमल्ला बटालियन बन गई है, वो रमल्ला बटालियन लगातार हमले पे हमले किए जा रही है एक के बाद एक, और वो इजरायलीज पे भी कर रही है, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो कुछ कोलैबोरेटर्स हैं जो इजराइल के साथ खुलेआम कोलैबोरेट कर रहे हैं, सब नहीं, जो खुलेआम कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको भी वो सबक सिखा रही है। हमास ने एक और कॉन्स्पिरेसी आज गाजा में उन्होंने डिटेक्ट की। उन्होंने कहा कुछ परिवार हैं, जैसे दगामेश एक बहुत मशहूर परिवार है फिलिस्तीनी, और बर्क परिवार है, और एक और, उनको इजराइल ने ऑफर दिया कि तुम हमास के खिलाफ हो जाओ, और जो हम एक अबू शबाब वाली मिलिशिया, अबू शबाब तो गायब है, उसकी मिलिशिया के बहुत सारे लोग हमास ने मार दिए हैं, फिर भी इजराइल कह रहा है कि जो एक हम नई मिलिशिया खड़ी करेंगे हमास के खिलाफ, तुमको बहुत पैसा देंगे। लेकिन उसमें देखिए बकर फैमिली नहीं मानी तो आज उनको पूरा बॉम्ब कर दिया। 9 सदस्य बर्क परिवार के मारे गए क्योंकि उन्होंने ये चीज रिफ्यूज कर दी। उन्होंने कहा हम गद्दारी नहीं करेंगे, और यही चीज बाकी ऐसे भी कई परिवारों पे इजराइल का एक प्रेशर पड़ रहा। अब ये बहुत ही नाजायज बात है, और नाजायज तो खैर अब इजराइल ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी, पर सवाल यहां पर यह है कि 9 लाख गाजा के लोग खड़े हुए हैं, वो नहीं हिल रहे हैं, और वो ऐसे माहौल में खड़े हुए हैं, अगर एक उसमें से टूट रहा है तो दूसरा उसको ढांढस, ऐसे वीडियोज आए, दूसरा उससे बता रहा है कि देखो ये अल्लाह पे विश्वास रखो, हमास पे विश्वास रखो, हम लोग जीत रहे हैं, सारे प्रमाण इस तरह के आ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, अब तो हम एंटी एयरक्राफ्ट गन बना चुके हैं। अब आप देखिए इस तरीके के माहौल में कैसे कोई अछूता रह सकता है, आप बताओ। और इसमें एक चीज और यह है कि जो फिलिस्तीनी महिलाएं, गाजा की महिलाएं जिस तरह से संघर्षों के साथ खड़ी हैं, और उनकी जो कुर्बानियां हैं, उसको लेके वो एक अलग चैप्टर बन रहा है। और एक और खबर आ रही है कि यूरोप में जो बहुत सारे नारीवादी संगठन है, अब वो कभी भी देखिए हिजाब के सवाल पे यूरोपियन नारीवादी हमेशा थोड़ा सा एंटी मुस्लिम पोजीशन लेते हैं, लेकिन अभी गाजा के सवाल पे वो इन औरतों के जो 80% मुस्लिम औरतें, मतलब 100% मुस्लिम औरतें हैं और जो हिजाब में रहती हैं, उनके पक्ष में बड़ी संख्या में यूरोपियन फेमिनिस्ट आ रहे हैं। और ये भी स्थिति बन रही है कि अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय फोर्स अगर इजराइल की तरफ बढ़ती है, मतलब गाजा की तरफ बढ़ती है, तो उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट के भी कुछ पर्सनालिटी तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये नई चीज है कि यूरोपियन फेमिनिस्ट जो हैं वो इस तरह की किसी फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था। और इसमें सबसे आगे लैटिन अमेरिका के फेमिनिस्ट हैं, उसके बाद यूरोप की हैं, यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, यहां के लोग हैं। ये लोग पहले देखिए कुछ नहीं बोल रहे, इनका कोई स्टैंड नहीं था पहले, लेकिन अभी पूरी दुनिया में जिस तरह से नेतन्याहू आइसोलेट हो रहा है, जैसे माहौल बन रहा है, अब ये भी उससे अछूते नहीं रह रहे। ये कह रही है कि हमारी बेटियां हमसे पूछती, क्योंकि इसमें ज्यादातर वरिष्ठ हैं,
तो कह रही हैं हमारी बेटियां हमसे पूछती हैं, हम क्या उनको बताएं, हम किस मुंह से उनसे कहें कि नहीं हम इसके साथ, हम नारियों के अधिकार के साथ हैं, लेकिन बच्चे और औरतें जो मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है इजराइल में, उसके साथ नहीं है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था, बिल्कुल शॉर्ट, और मैं कल फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।